Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning to all. Good morning. Good morning, everyone. आज तो बहुत कम लोग हैं सर। आशा आलोक तो नहीं है। 2 मिनट और देख लेते हैं। अचानक हाँ ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं। मोनिका है, सुशांत है, विवेकानंद, प्रकाश। चलो आज का एजेंडा क्या है? तो आज रैंडम वेरिएबल्स कल देख लिया हमने। आज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगले कुछ लेक्चर्स में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगले वीक में शायद खत्म करेंगे, या फिर उसके अगले सैटरडे तक चलेगा, और उसके बाद फिर संडे हम मशीन लर्निंग शुरू करेंगे। देखते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग काफी बड़ा टॉपिक है। जनरली बड़ी कंपनियों में इसके लिए एक वैकेंसी होती है, सिर्फ यही करने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए। जैसे अमेजोन है। मेरा भी एक इंटरव्यू हुआ था हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए, बट उन्होंने बाद में पोजीशन कैंसिल कर दी। शायद उनको लगा होगा कि उनका टर्नओवर काफी कम था, और ये डेडिकेटेड इंजीनियर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए रखना काफी कॉस्टली हो सकता है। बट मैंने फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काफी डिटेल में स्टडी की थी। यहाँ पे कुछ रेपो होगा उसका, नहीं है? इंटरेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओह ओके, ए बी टेस्टिंग लिखा है मैंने उसको। ठीक है। ये पूरा रेपो और पूरा इम्प्लीमेंटेशन उसी के अराउंड है, एग्जाम्पल 1 2 3। और काफी रीडमी फाइल्स है यहाँ पे, मार्कडाउन फाइल्स, .md फाइल्स। यहाँ पे सब कुछ दिया है मैंने। एक्चुअली डेटा सेट भी शायद मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो 2 मिनट दे दीजिए मुझे सिर्फ।
यहाँ डेटा शायद मैंने मेरे ड्राइव में अपलोड किया है, तो हम देखेंगे उसको भी डाउनलोड करके अगर पॉसिबल। नॉर्मल डेटा साइंस इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाँ, इतने डिटेल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, इतने डिटेल में अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग वे नहीं है तो अल्टरनेटिव वे क्या है, मतलब बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे उस प्रोजेक्ट इंटरव्यू में। अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर ही काम करना है आपको तो जेडी में डिस्क्राइब करेंगे। तो वैसे जेडी 100 इंटरव्यू में शायद एक एक जन पूछे उतना डिटेल में, या फिर 1000 में से एक एक जन पूछे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली हम अमेजोन में या फिर उस टाइप बड़ी कंपनी में, रिटेल कंपनी में जाने वाले हैं। तो काफी, और वहां पे भी वैकेंसी होनी चाहिए उस स्पेसिफिकली उस वैकेंसी के लिए हमें। फिर कॉल भी आता है अगर अमेजोन की कुछ आप वैकेंसी देखें, तो वहां पे तो को रिसर्च पेपर या किसी पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ आपका पेपर लगेगा। वो सारे प्री रिक्विजिट होती है। कहीं कभी अगर किसी ने अमेजोन के करियर्स में देखा होगा एआई की वैकेंसीज या डेटा साइंस की वैकेंसीज, तो काफी एडवांस लेवल तक उनका ये होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एक आध पेपर पब्लिश किया हुआ हो या फिर डॉक्टरेट डिग्री हो उसके पास। फिर भी हम काफी डिटेल में समझेंगे उसको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, डोंट वरी। आपको मतलब कैसा भी इंटरव्यू अगर होगा तो भी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए आज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस देखने वाले हैं हम। शुरू करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली और बाइनोमियल। और अगर आज टाइम मिला तो जो बाकी फंक्शंस है ये तो पढ़ लिया था हमने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन क्या है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ये भी पढ़ा है हमने। अब उसके बाद बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने नोट डाउन किए हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनको भी हम देखेंगे। तो इंटरव्यू का सवाल अगर आप जानना चाहोगे कि इंटरव्यू के सवाल कैसे क्रिएट होते हैं, तो आज तक किसी ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल नहीं पूछा किसी को भी, मेरे स्टूडेंट्स को या फिर कलीग्स को। यहाँ से सवाल नहीं होता है, बट आपको ये पता होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, ताकि आपको डेटा प्रोसेस करने के लिए वो थोड़ा सा हेल्प करे। कि अगर पॉजिटिवली है तो हमारा मॉडल फिर बायस रिजल्ट देगा, इसलिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है हर डेटा को, हर किसी डेटा को। तो ये जो प्री प्रोसेसिंग और मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने में कुछ मेजर्स फिर बाद में लगने वाले हैं हम हमें उसको, वो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये नॉलेज काफी जरूरी है मॉडल की। तो आप सभी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है, बट शुरू करेंगे आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने वो पढ़ा था। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे आप।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। की डेफिनेशन क्या है? इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले क्विकली बर्नौली क्या होता है थोड़ा सा ये समझेंगे। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? बर्नौली ट्रायल, अब बर्नौली ट्रायल में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर। किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बर्नौली ट्रायल क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है that has two possible outcomes, two possible outcomes। वो क्या है? एक तो सक्सेस होगा या फिर फेल्यूर होगा। तो बोलेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? by 2 half. 1/2 हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/2, अगर कॉइन टॉस करना है हमें तो हेड और टेल आएगा, तो सक्सेस, हेड का सक्सेस कितना है? 0.5, टेल का भी सक्सेस कितना है? 0.5। बट अगर उसी को हम जनरलाइज करना चाहेंगे तो लैम्बडा माइनस पी आता है, या फिर P इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस क्यू आता है, और Q प्लस P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इक्वल्स टू 1 आते हैं। ये बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ट्रायल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फिर से एक बार पढ़ेंगे, बट बाइनोमियल में इस बर्नौली ट्रायल का थोड़ा सा रेफरेंस आया है, इसलिए मैंने आपको ये इसकी थोड़ी सी हिंट दे दी कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, उसमें सिर्फ दो ही आउटकम है, जैसे कि कॉइन टॉस करना, दो ही ऑप्शन है, या फिर गिवन अ नंबर ग्रेटर देन 7 और नॉट एनी नंबर। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि गिवन नंबर हायर हायर देन 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हायर देन 7 होने की? तो एक तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी जेंडर फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। सक्सेस और फेल्यूर के टर्म्स में हम उसको बोल रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे दो ही आउटपुट है, होगा या नहीं होगा, 0 1 बर्नौली में। सिमिलरली बाइनोमियल में भी दो ही है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, इट डिस्क्राइब्स दी distribution of the number of successes in n independent Bernoulli trials। इसका मतलब क्या है? ये इसी को यूज करना है, बट n फॉर n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स में हमें सक्सेस मिलने की कितने चांसेस है, ये फाइंड होता है। मतलब क्या कि n टाइम्स, जब हम बोलते हैं कि n टाइम्स, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो टॉस द कॉइन 1000 टाइम्स, टॉस द कॉइन 1000 टाइम्स। तो यही ट्रायल ही करना है, बट ट्रायल 1000 टाइम्स के लिए करना है, एक ट्रायल नहीं। यहाँ यहाँ एक ही है, राइट? बर्नौली ट्रायल है, यहाँ पे हमें 1000 टाइम्स ऐड किया मैं हमने यहाँ पे। तो ईच ट्रायल में दो पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल
पॉसिबिलिटीज है, मतलब सक्सेस या फेल्यूर पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या किया है एक्चुअली, बर्नौली ट्रायल को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया है। इसी बाइनोमियल ट्रायल को अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं तो उसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बर्नौली ट्रायल, Bernoulli trial changes into binomial distribution for discrete random variable. Where the result can take only two values, 0 and 1. ये जो n होता है वो इंडिपेंडेंट n होता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट से अगर मान के चलो कि पहली बार कॉइन टॉस किया है हमने और हेड आया, तो पहली हेड की हेड आया, इसलिए दूसरी बार भी हेड आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्चुअली फिर भी जो दूसरा पहले एक्सपेरिमेंट्स में मान के चलो कि हेड आया, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, राइट। पॉइंट फिर भी 0.5 ही रहेगी। तो ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, ये ट्रायल और ये ट्रायल इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो इसीलिए हम n को इंडिपेंडेंट n बोलते हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट n। अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, n factorial divided by m factorial into n minus m factorial। तो इसको रीड कैसे करते हैं फिर मैथमेटिकल टर्म्स में? इस नोटेशन को n ऊपर लिखा है, m नीचे लिखा है और ब्रैकेट में लिखे, किसी को पता है? तो इसको बोलते हैं n चूज m। मतलब क्या कि नंबर ऑफ वेज दैट x कैन टेक अ वैल्यू ऑफ m। How many number of ways x takes the value of m। अगर मैं यहां से लिख लूं the number of ways that x takes a given value m, n choose m, not simple terms में, या फिर कि the number of ways that x takes the given value m। नंबर ऑफ वेज मतलब नंबर ऑफ n है, तो how many times our random variable takes the given value m। अब आते हैं इसके, ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का डेफिनेशन। मैं क्या करता हूं, आपको एक बाइनोमियल यहाँ पे क्या दिया है डेफिनेशन, ये देखो। अब अगर सिंपल डेफिनेशन मैंने कहीं पे लिखा है तो एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है इसी
तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी देखना है हमें। बर्नौली एक्सपेरिमेंट या फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स क्या है, दो ही वैल्यू है, दो ही आउटपुट है, सक्सेस फेल्यूर। तो इसलिए उसका हम पीएमएफ कैलकुलेट करेंगे। और पीएमएफ कैलकुलेट कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स या एन चूज एक्स पी ऑफ पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये है पीएमएफ का फॉर्मूला, इसका पीएमएफ फॉर x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू डैश डैश n, और where p of success equals to p, the probability of success on a single trial, and probability of failure क्या है यहाँ पे, probability of failure इक्वल टू 1 माइनस p इक्वल टू q बोलो इसको, probability of failure on a single trial। तो उसी को हम बोलेंगे probability of failure on single trial, और n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर और भी इसके नॉर्मल लेमन टर्म्स में अगर हम इसके एग्जांपल्स देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। तो अगर नई ड्रग इंट्रोड्यूस हुई है तो क्यूर करेगी डिसीज या नहीं करेगी, सक्सेस होगी या फेल होगी। न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सक्सेस होगी या वो फेल होगी, या फिर लॉटरी टिकट। हम जीतेंगे लॉटरी टिकट या फिर हम नहीं जीतेंगे, विन और नॉट विन, विन और लूज। अब इसी की मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पीएमएफ का फॉर्मूला हो गया है उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, जो हम डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए निकालते हैं। तो उसके मीन का फॉर्मूला क्या है, द मीन ऑफ मेजर ऑफ मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कैसे निकालते हैं इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। द मीन इज अ मेजर ऑफ द सेंटर और मिडल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, मिडल है, मिडल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, यहाँ पे मीन को, म्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू वो होती है समेशन ऑफ एक्स टू एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये होती है उसकी मीन, नॉर्मल मीन है, नॉर्मल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स समेशन। तो अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो और एक फॉर्मूला बनता है, सिर्फ अगर ये यूज करना चाहे तो आप ये यूज करो, नहीं तो फिर एन इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब उसका मीन होता है। ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है नहीं हमें, बट थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं मैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना होता है, या फिर वेरियंस पहले तो पता करते हैं, क्योंकि वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें पता है रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप। Standard deviation is square root of variance. राइट, वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे हम वर्ड।
सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एन इंटू पी इंटू क्यू, या फिर यहाँ पे बोलो एन इंटू पी इंटू क्यू क्या है? P. 1 minus P. हाँ, 1 - p है। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या है? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब 0.5, राइट। तो ये हो गया अपना वेरिएंस का फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है फिर? स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ इसका स्क्वायर रूट है, दैट्स इट। तो बस, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसी को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लेते हैं। इन द ओल्ड डेज there was a probability of 0.8 मतलब 80% of success in any attempt to make a telephone call। टेलीफोन कॉल एक ही बार में लगने की कितने चांसेस थे? 80% थे। आपको पता होगा, अगर आपने 2005-6 में अगर फोन इस्तेमाल किया है तो उस वक्त एक दो बार हमें ट्राई करना पड़ता था। तो ऐसा समझो कि एक ही बार में अगर सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.8% है। 80% है कि एक बार डायल किया आपने नंबर और लग गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 7 सक्सेस 10 अटेम्प्ट्स? अब ये बताओ हमें कि 7 सक्सेस 10 अटेम्प्ट किए हमने और उसमें से 7 सक्सेसफुल रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अब ये बताओ मुझे कि अब क्या करेंगे हम? फॉर्मूलाज देखेंगे। अब फॉर्मूला हमने क्या देखा था? ये वाला पीएमएफ कैलकुलेट करना है हमें। पीएमएफ का फॉर्मूला ये वाला। अब उसी में आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 0.8 ही है। 0.8 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितनी है? 0.2. 1 minus P. 1 - p 0.2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10. 10 है। तो X हम की क्या, वैल्यू 7 होनी की चाहिए। वैल्यू कितनी है? 7. 7। वेरी गुड, एक्स की वैल्यू 7 है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो फॉर्मूला में क्या लिखा था वहां पे? एन एक्स। यहाँ पे बताओ। 10 7 इंटू 0.8 रेस टू 7 इंटू 0.2 -7। अगर हम इस वेक्टर को अगर गिनते हैं, आपको सब ये पता है राइट, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है विद वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अगर ये हम करेंगे तो उसका जवाब 0.20 आएगा। उसको कैलकुलेट करके देखो। 2। अब इसी को हमें पाइथन में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे?
साइंटिफिक पाइथन में स्टैट्स पैकेज है, उसमें एक क्लास है इंपोर्ट बाइनोमियल प्रिंट। हम क्या प्रिंट करेंगे? बाइनोमियल डॉट पीएमएफ। इसका हम पीएमएफ कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है। पीडीएफ नहीं करेंगे, पीएमएफ करेंगे। पीएमएफ के इक्वल टू एक की कितनी वैल्यू है? 7 है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 0.8 है। बस ये तीन तीन नंबर चाहिए उसको। देखते हैं आंसर क्या आता है। सेम आया आंसर। यहाँ पे जो मैन्युअली किया था हमने ये वाला, और यहाँ पे जो दिया है वो वाला। ये हमें सेम मिला है। बाइनोमियल हमें कभी यूज नहीं करना पड़ता ये चीजें, ठीक है। बाइनोमियल डॉट पीएमएफ मैंने आज तक, इसका एप्लीकेशन है ही नहीं है। अगर बैकएंड में रिसर्च करनी है तो ही यूज कर सकते हैं इसको। और बाइनोमियल की मीन मीन पता करनी है। मीन क्या है बाइनोमियल की? तो क्या करेंगे हम? बाइनोमियल डॉट मीन, यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए मीन में इसको, एन और पी की। एन इक्वल टू 10 और पी इक्वल टू 0.8, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा हमने मीन उसका। एन इंटू पी, देखो यहाँ पे एन इंटू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एन इंटू पी। सिंपल सिंपल फार्मूला, एन इंटू पी, इंटरनली कैलकुलेट करता है बाइनोमियल की मीन हमने डाला था। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डॉट एसटीडी लिखेंगे इसको। एसटीडी एन इक्वल टू फिर से 10 और पी इक्वल टू 0.8। बट अगर बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है बाइनोमियल का, तो आप कैसे करोगे बार ग्राफ? इसी का पीएमएफ का अगर मीन इतना है, एन इतना है, पी इतना है, तो एक्चुअली उसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बोल रहा हूं मैं। लिप डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। एन इक्वल्स टू कितने हैं? 10 है। पी इक्वल्स टू कितना है? 0.8 है। फिर हम आर वैल्यूज को एक लिस्ट में रखेंगे। वो लिस्ट किसकी होगी? आर वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ रेंज की होगी उसी के n+1 नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक लिस्ट बना रहे हैं हम, क्योंकि हमें उसको बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन हम बाइनोमियल बोलेंगे उसको। बाइनोमियल डॉट पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ आर एन पी निकालो और आर इन आर वैल्यू 1 to 10 में से निकालो। और उसको क्या करो? पीएलटी डॉट आर आर वैल्यूज कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन।
उसका डिस्ट्रीब्यूशन, आर वैल्यूज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। आर वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELT डॉट शो। तो ग्राफ इस टाइप बनता है हमारा, नंबर ऑफ ट्रायल्स वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे ये होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.8 का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना है। जब आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाओगे, मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 20 करता हूँ, और वो मोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और करता हूँ, देखो वैल्यू यही यही ये देखो 30 to 50 के बीच में ही है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो जितने बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे, मतलब कि जितने भी ट्रायल्स लोगे आप, जितने ज्यादा लोगे उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, different distribution, probability different probability distribution। मुझे आपको वही इमेज दिखानी है एक्चुअली, जो हमने ये वाली यहाँ पे लिखा है क्या कहीं पे, बाइनोमियल टू बर्नौली, राइट? बर्नौली टू बाइनोमियल, देखो यहाँ पे बर्नौली टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू पॉइसन और पॉइसन टू नॉर्मल, मतलब ये पॉसिबल है बर्नौली टू पॉइसन, पॉइसन या फिर नॉर्मल में भी कन्वर्ट होना। तो बाइनोमियल डायरेक्टली नॉर्मल में कन्वर्ट, और बर्नौली में भी। बर्नौली मतलब अगर 2 ही ट्रायल किए आपने तो सक्सेस और फेलियर 2 ही हो जाएंगे। तो बार ग्राफ जो बनने वाला है ये 2 ही बार में बनेंगे आपके। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाओगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाओगे, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कन्वर्जन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा, जो अभी हमने देखा यहाँ पे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दिए हमने। अब यहाँ पे हमने वही डिस्क्राइब किया है बाइनोमियल में। Each trial is independent. The parameters of binomial are P and N, where P is the success probability and N is the total number of trials. सेम फार्मूला है ये, कोई भी एक यूज करो। बाइनोमियल का ये सिंपल फार्मूला पहला वाला, या फिर उसको ऐसे कैलकुलेट करो, एन एक्स को NCR भी कैलकुलेट करो, ये भी चलेगा NCR। यहाँ पे अल्टरनेटिव वे भी लिखा है हमने। बाकी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट होता है हमने वो भी देख लिया अभी। नंबर ऑफ ट्रायल्स अब बढ़ा दिए, 17 किए हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम। हॉस्पिटल रिकॉर्ड shows that patient suffering from a special disease, 75% die of it. So what is the probability of 6 randomly selected patients? 4 will recover. 4 will recover.
तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो क्वेश्चन से ही पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 रैंडमली 4 विल रिकवर और वर्सेस डाई, मतलब सक्सेस वर्सेस फेल्यूर। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू आउटकम्स, पेशेंट डाइज और डज नॉट डाई। क्या है यहाँ पे, नंबर हु रिकवर, मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु रिकवर। एन क्या है यहाँ पे, एन इक्वल टू 6 रैंडमली सेलेक्टेड पेशेंट्स। एक्स क्या है 4, तो पूछा क्या गया है 4 विल रिकवर, 4 एक्स इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इक्वल टू सक्सेस कितनी है 0.25, बहुत कम है। क्यों, फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी, डाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75। बस इस फॉर्मूला में रखो, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। सी एन एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, C64 into 0.25 raised to 4 multiply by 0.75 raised to 2। अब ये C64 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, n factorial minus n minus r factorial upon r factorial वेरी गुड। combination. ये है एक्चुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन, राइट। तो उस फॉर्मूला से ये कैलकुलेट होगा C64, और बाकी एज इट इज। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, जैसा मैंने बताया। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैथ हो रहा है, छोड़ दो। जब हम डेटा सेट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हम एक्चुअल क्या करते हैं, तो मैं ईडीए में देखता हूं कि मेरा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, और मैं उसको कन्वर्ट करता हूं नॉर्मल में। और नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोड होते हैं। नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए एक तो आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो उसको, फिर स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, बाकी और भी है, बट ये मेन है। उसमें भी ये दो, मिन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लीमेंट होता है स्टैंडर्ड स्केलिंग से, स्टैंडर्ड स्केलर से, और नॉर्मलाइजेशन होता है मिन मैक्स स्केलिंग से। तो ये धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे, वो भी जब आएंगे तब। ऐसा अगर दिखे तो हमें इस टाइप ग्राफ चाहिए होता है, बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ इम्प्लीमेंटेशन और कुछ इसके बारे में सोचना भी नहीं है ज्यादा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। और इंटरव्यू में भी सवाल नहीं आएंगे, बट आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स क्या होते हैं ये पता होने चाहिए, बस इसीलिए हम, अगर ऐसा ग्राफ आया तो आप कैसे करोगे, अगर इस टाइप कुछ ग्राफ आया तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। ये कौन सा है, कोई बताएगा। PMF. नहीं नहीं, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, जैसे बाइनोमियल है, नॉर्मल है, नॉर्मल। वेरी गुड, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। Uniform सब डिस्ट्रीब्यूशन, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है, सब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम ही है। जैसे कि रोल डाइस किया हमने, डाइस को रोल किया तो 1 2 3 सारे प्रोबेबिलिटीज सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 4 5 6। तो ये होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपको ये पता होने चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ऐसा कुछ आया और आपको इंटरप्रेट नहीं करना आया उस वक्त तो, बट करना तो ऐसा ही है, बस नॉर्मल। अगर
नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर, दैट्स इट। और वो भी 1 लाइन ऑफ कोड में। और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, a die is rolled 3 times. What is the probability of no 5 turning up? No 5 turning up, मतलब 5 नहीं आएगा, एक तो आएगा या फिर नहीं आएगा, तो no 5 टर्निंग अप की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, we get a 5 or we do not get. Now number of experiments are 3 times 3. For each part, let x equals to number of 5 appearing, number of 5, x equals to 0 पहले तो बोला है कि no 5 टर्निंग अप, मतलब एक भी 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो x equals to 0, c n x p raised to x q raised to n minus x, तो उसकी एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1/6 आती है। और 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6 है, रेज टू 3। बस फॉर्मूला में ये रखा है सारी कीमतें, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये कीमत नहीं दी गई है क्योंकि हमें वो पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, टर्निंग 5 अप की और नॉट टर्निंग 5 अप की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पी और क्यू की वैल्यू दी नहीं है यहाँ पे, बट हमें पता है कितनी होती है रोल डाई के बारे में, राइट? तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं, बस वैल्यू पुट करो। और फिर बाद में लिखा है कि 1 एटलीस्ट गेटिंग 1 5 कितनी है? 3 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, 3 में से एटलीस्ट एक 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बस यही देखो, एन सी इंटू सी, एन सी एक्स पी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटीज आपको पता है। और बस वैल्यूज पुट करो, x इक्वल टू 3 की कितनी है? तो 3 की तो काफी कम होगी, ये तो दिखने में पता चलता है कि 3 बार हमने डाई को रोल किया है और तीनों बार 5 आए हैं, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी काफी कम है। देखो यहाँ पे 10 to the power -3 में 0.0046296। चलो, होमवर्क के क्वेश्चंस कुछ है आपके लिए, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें तो आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। अब जो इतना हमने अभी तक देखा, एक्चुअली हमने लगभग 1 घंटा वेस्ट किया है, मतलब वेस्ट नहीं किया बट 1 घंटा लगाया है सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए, ताकि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, फिर सब कुछ आ जाएगा आपको अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, किसी को कुछ डाउट, कुछ डिस्कस करना है? ये सब डिस्ट्रीब्यूशन यूज कहाँ होंगे राजेश? ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज कैसे होंगे? मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं इंटरव्यू में तो हम यूज कर सकते हैं मतलब इससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यही क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट यही पूछेंगे? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी भी, सिंपल जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन पूछेंगे। और इंटरव्यू के लिए बोल रहे हो आप, राइट? मतलब कैसे इनका यूज कहाँ होगा, मतलब किस टाइप से? हाँ, अभी मैंने बता दिया कि उसका यूज होगा ही नहीं, बस ये समझने के लिए है, इंटरप्रेट करने के लिए है कि अगर कोई ग्राफ आता है आपको कुछ इस टाइप दिखता है कहीं पे, राइट, सिर्फ 2 ही मेल और फीमेल के ही ग्राफ दिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे आप? तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस ग्राफ को क्या बोलते हैं। बाकी ग्राफ्स यूनिफॉर्म इसको बोलेंगे, इसको पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड बोलेंगे, बेल शेप कर्व
या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन इसको बोलेंगे, नेगेटिव बाइनोमियल किसको बोलेंगे, सिर्फ हमें ये समझने के लिए है। काई स्क्वायर्ड क्या होता है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है या फिर हम्म आपकी आवाज कट रही है, मेरे लिए हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन रिपीट करेगा आशा का, किसी को अगर आवाज तो क्लियर ये है तो। कह रहे हैं कि ये स्टैटिक्स का पार्ट है या फिर प्रोबेबिलिटी का पार्ट है? प्रोबेबिलिटी का, एक्चुअली ये दोनों में आता है। प्रोबेबिलिटी का कुछ पोर्शन स्टैटिस्टिक्स में भी हम पढ़ते हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। अब स्टैट्स में क्यों आता है, यही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब भी डेटा नाम सामने आता है तब वो स्टैटिस्टिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अम्ब्रेला टर्म है, राइट, मैथ जैसी है वैसे ही स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी दोनों में आता है, मैथ में भी आता है, स्टैटिस्टिक्स में भी आता है। क्लियर है आशा? और कुछ क्वेश्चन? क्लियर है? बाकी लोग? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। हम्म क्योंकि ये अगर क्लियर है तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चलेंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में, अगर डेटा है कॉलम है तो हम ईडीए है, और ईडीए में अगर कुछ इस टाइप ग्राफ निकल के सामने आते हैं तो एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये बाइनोमियल बाइनोमियल है, तो इसको सर फिर एक हम ऐसा हो सकता है जैसे हम लोग ईडीए का कोई आप एक एग्जाम्पल लेके डेटा सेट का हमें दिखाएं इसका, कि हम लोग किस तरीके से उसमें हम इंटरप्रेट करेंगे। जैसे तो आपने बताया वो समझ में आ रहा। हम्म ये हम देखने वाले हैं। ये सब कुछ जब मशीन लर्निंग शुरू होगा उसके पहले जो भी हम assumptions पढ़ेंगे, ये assumptions में आता है। assumptions मतलब क्या, हम जब मॉडल फिट करते हैं उससे पहले कुछ assumptions को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि देयर शुड बी linearity, there should not be multi collinearity, there should be Gaussian distribution, और ये सारे assumptions वन बाय वन चेक करते हैं। अगर Gaussian distribution नहीं है तो हमारा मॉडल तैयार बन नहीं सकता, एक्चुअली फिट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो फिर बायस रिजल्ट देगा। इसलिए हम अब ये चेक करते हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और उस अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ हॉर्स पावर, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था देखो, ये कॉलम का, ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली, या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? Positively skewed. पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब हम इसी को मॉडरेटली निगेटिवली स्क्यूड तैयार करेंगे। कैसे तैयार, यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने कैसे तैयार किया है, इसको चेंज करना पड़ता है, तो कैसे किया है ये दिखाना है मुझे आप। अच्छा, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन ये किया है उन्होंने, यहाँ से भी हो सकता है, अलग अलग वेज है, हम वो सारे मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मुझे वो आपको कोड दिखाना है कि स्टैंडर्ड स्केलर पावर ट्रांसफार्मर, देखो यहाँ पे ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पॉजिटिवली स्क्यूड, और सॉरी, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज यहाँ पे क्यों गया है, ऐसे बन गया है नॉर्मलाइज्ड, और पहले तो ऐसे था, ये जो ओरिजिनल वाला है। और एक एग्जांपल है क्या यहाँ पे, सिंपल सा देखो, ओरिजिनल कैसे फैला हुआ है, -6 to +8 फैला हुआ है, और ये मोर और लेस ये पॉजिटिवली थोड़ा सा स्क्यूड गया है, ये वाला ओरिजिनल वाला। और जो हम तैयार करते हैं एग्जैक्टली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते थियोरेटिकली, बट यहाँ पे देखो अब मोर और लेस वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन को। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और हम इसका कन्वर्जन हमें इस टाइप करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तो या ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा है देखो, अगर एक्स नाम का मेरा एक ट्रांसफॉर्म ये है, कॉलम है, x इक्वल्स टू सिपल विड्थ सिपल लेंथ, तो हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे उस कॉलम, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स डॉट रिशेप, बस उसको रिशेप करना है -1 to 1, क्योंकि ये कॉलम लिया है हमने, बाद में ये भी कोड देखेंगे मशीन लर्निंग में, बट यहाँ पे एक 1 लाइन ऑफ कोड है, फिट ट्रांसफॉर्म, फिट भी कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं एक ही बार में, नहीं तो फिर अलग अलग कोड यूज करना पड़ता है, डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म। जैसे कि मशीन लर्निंग में मैंने बोला था डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट है, वैसे ही जब भी आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म, ये दो है, या फिर आजकल तो एक ही यूज कर रहे हैं लोग, यही फिटिंग और ट्रांसफॉर्म एक ही इसमें। इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हम बाद में डिस्कस करेंगे कि दो अलग अलग यूज करना है या एक ही बार में एक ही कोड में लिखना है, क्योंकि टेस्टिंग का और ट्रेनिंग का डेटा हम अलग अलग करते हैं। फिटिंग सिर्फ हम टेस्टिंग ट्रेनिंग डेटा के ऊपर करते हैं, और जो टेस्ट डेटा है डायरेक्टली उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो बाद में हम देख लेंगे। बट अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि अगर कोई भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो मशीन लर्निंग में मॉडल फिट करने के लिए हमें उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब ये काफी हम अंदर जा रहे हैं, सब सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को देख रहे हैं। अगर आपको ये भी पता चला कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, सफिशिएंट है, उतना भी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। और बाकी तो मेथड्स अलग अलग है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब लॉग निकालते हैं हम, बस बाकी कुछ नहीं, सारे एक्स वैल्यूज का कॉलम में जितने भी वैल्यूज है उतने वैल्यूज का np डॉट लॉग, मतलब लॉग वैल्यूज निकाल रहे हैं।
और अब ये ट्रांसफॉर्म जब करते हैं हम, तब अब ये देखो, अगर ये कॉलम है मेरे पास हाई प्रॉफिट नाम का, अब प्रॉफिट में अलग अलग वैल्यूज है, यहाँ पे 10,000 है, 20,000 है, 500 है, ऐसे कुछ वैल्यूज है। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मिन मैक्स स्केलिंग से हम ट्रांसफर करेंगे या फिर स्टैंडर्ड स्केलर से करेंगे। अब स्टैंडर्ड स्केलर से किया तो होगा क्या कि मीन वैल्यू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के अराउंड होगा, मतलब -1 to 1 में ये सारे डेटा पॉइंट्स अरेंज होंगे, -1 to 1 में। इसका मान के चलो कि 0.01 हो गया, इसका 0.02 हो गया, इसका 0.005 हो गया, इस टाइप वो ट्रांसफॉर्म होते हैं सारे डेटा पॉइंट्स हमारे। तो ये दो चीजें होती। तो एक तो ये जो मतलब -1 to 1 में लेके आना, मतलब इस रेंज को फिक्स करना, और फिर मोर और लेस सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे आते हैं, इसी में फिट होके आते हैं, तो वो दिखने में नॉर्मल दिखता है। ये अगर पॉजिटिवली भी स्क्यूड है तो ग्राफ दिखने में अब ये नॉर्मल दिखेगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अब आउटलायर नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सारे नंबर्स अगर -1 to 1 ही है तो मेजर आउटलायर्स नहीं रहेंगे। आउटलायर्स को भी डील करता है ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो बस इतना अगर समझ में आया तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है अजय, अब क्लियर है कि क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है बाद में उसका? यस सर। यस सर। गुड। ये तो लोग पढ़ाते भी नहीं है एक्चुअली, बस मेरा ऐसा था कि नहीं, एटलीस्ट आपको ये सारे अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ गए तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ठीक है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इतना सफिशिएंट है वैसे तो देखना है कि नहीं है। नहीं है तो हमें वो करना पड़ेगा, राइट। बट डिफरेंट ग्राफ्स के डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिनेशंस है, या फिर ये ग्राफ्स दूसरे ग्राफ्स क्या बोलते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हमें कि अरे ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सक्सेस और फेल्यूर का ही ये है राइट कॉलम, या फिर यहाँ पे दो ही ग्राफ बन गए हैं, दो ही बार प्लॉट बन गए हैं, एक फीमेल का है एक मेल का है, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाइनोमियल है, या फिर कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सक्सेस एंड फेल्यूर मेल फीमेल, दैट्स इट, दो ही है, दो ही आउटपुट आते हैं यहाँ पे बर्नौली में। बट बाइनोमियल और इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसकी। कुछ इस टाइप ग्राफ आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या है। बाइनोमियल में दो ही वैल्यूज होती है बट नंबर ऑफ ट्रायल्स अलग अलग होते हैं। यूनिफॉर्म में हमने वो भी देखा है, यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइसन, राइट, नॉर्मल तो है ही, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपोनेंशियल, काय स्क्वायर्ड में भी गामा बीटा होते हैं, वो एक्सपोनेंशियल में भी होते हैं, वो इतने डिटेल में नहीं जाना, बस इतना तो वैसे तो सफिशिएंट है ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सर इसमें फिर यही तो हो गया, यूनिफॉर्म और जो बर्नौली है वो तो लगभग एक ही है, लेकिन बस इसमें दो रिजल्ट हैं, ये तो है। क्या क्या फिर से पूछिए। अपना जो बर्नौली और जो अपने यूनिफॉर्म था लगभग सेम ही है, उसमें कल दो रिजल्ट है, उसमें एक से दो से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं, ये तो है डिफरेंस। यही है बस। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन,
बस उसके कुछ फॉर्मूले थोड़े थोड़े अलग है बर्नौली के। तो यहाँ पे भी ये भी डिस्क्रीट के लिए होता है बर्नौली। Bernoulli distribution, two possible outcomes. Random variable can take two possible outcomes, 1 and 0. तो ये भी सेम ही है, probability of getting success, probability of success P, Q क्या है, probability of failure, या फिर probability of failure equal to 1 minus probability of success। तो इसका भी जो फॉर्मूला तैयार होता है वो PMF ही होता है, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है, f of x, p इक्वल टू p इफ x इक्वल टू 1, x की वैल्यू अगर 1 है तो, और q कब 1 माइनस p इफ x इक्वल टू 0। बस दो ही तो वैल्यू लेता है ये, तो दो ही तो x ये है, x इक्वल टू 1 सक्सेस और x इक्वल टू फेल्यूर में क्या है इसका। या फिर इस टाइप में फॉर्मूला होता है p रेस टू x 1 माइनस p रेस टू 1 माइनस x, ये है फॉर्मूला उसका PMF का यहाँ पे। यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो P इंटू क्यू है वेरिएंस, और इसका इसी का स्क्वायर रूट निकालो, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप, दो ही बार आएंगे इस, यहाँ पे मल्टीपल नहीं आएंगे, दो ही, ये 0 और ये 1, बर्नौली ट्रायल है, ये एक ही है ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल 1 माइनस p, x बिलोंग्स टू बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलोगे कि आप एग्जैक्ट, अब आपको पता चला क्या कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है बर्नौली वर्सेस बाइनोमियल में, क्या है डिफरेंस बताओ आप। सर बर्नौल जैसे बायनोमियल में ये होता है कि उसमें वो बढ़ जाएंगे एक्सपेरिमेंट हमारा। हाँ वेरी गुड, बस ट्रायल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे ट्रायल्स है ही नहीं, एक ही है ट्रायल, बस दैट्स इट, नंबर ऑफ ट्रायल्स। बर्नौली में एक होता है, बट बाइनोमियल में मल्टीपल होते हैं, जितने चाहो उतने ट्रायल्स ले लो, मल्टीपल होते हैं। अब यहाँ पे मीन क्या है बर्नौली में, मीन आपकी है एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और यहाँ पे कितनी है मीन वैल्यू, n इंटू पी है, वो हमने ये भी देखा है n इंटू पी, राइट, यहाँ पे कहीं पे देखा होगा, देखो यहाँ पे मीन ऑफ बाइनोमियल n इंटू पी। तो यहाँ पे मीन कितनी है, अगर मीन कैलकुलेट करना है हमें तो सिर्फ p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और वेरिएंस कितना है यहाँ पे, p इंटू 1 माइनस p इंटू 1 माइनस p, मतलब p इंटू क्यू यहाँ पे जो लिखा है हमने। और यहाँ पे क्या है, n इंटू p इंटू 1 माइनस p, सिर्फ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को मल्टीप्लाई, हाँ हाँ देखो यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर।
और इसका अगर एग्जांपल दे हम बर्नौली का, तो बर्नौली का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम इज 80% and failing the exam is 20%, then the Bernoulli distribution can be used to model the passing or failing in such an exam. और इसका अगर एग्जांपल उसी को ट्वीक किया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम इज 80% and failing an exam is 20%. Then if we want to find the probability that the student will pass in exactly 4 out of 5 exams, we use binomial distribution. नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आ गया इसी में तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बर्नौली वर्सेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, अब आते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. बर्नौली और बाइनोमियल हमने देखा. अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. Normal distribution is one of the most common continuous probability distribution. This type of distribution is important in statistics and is often used to represent random variables whose distribution is not known. This type of distribution is symmetric. मतलब अगर बीच में से काटा जाए तो ये भाग, ये यहाँ पे 50% डेटा है, यहाँ पे 50% डेटा है, दोनों पोर्शन सिमेट्रिक है. मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है. इट्स मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, मोर और लेस इक्वल होते हैं. थ्योरेटिकली इक्वल ही होते हैं. मैथमेटिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन बोलो या नॉर्मल बोलो, दोनों एक ही है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. Normal distribution, n belongs to normal distribution having mu, mean as a mu and variance as sigma square. Variance stands for normal. Symbol, this caret symbol for distribution. Normal distribution having mu, having mean as a mu and variance as sigma square. अब यहाँ पे देखो easiest example 1 2 3 4 5 का. When we take the mean and standard deviation of the above data set, we get the mean as 3 and standard deviation as 1. When we plot it, we get a few distribution like mentioned below. इंपेरिकल फॉर्मूला. अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां से यहां तक 68% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन. फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब -1 एंड +1 के बीच में कितना परसेंट डेटा है? यहाँ पे 68% डेटा है, होता है. 68% डेटा पॉइंट्स होते हैं इसके और इसके बीच में. और इन दोनों के बीच में 2 सिग्मा में कितने होते हैं? विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 2 सिग्मा में 95% डेटा पॉइंट्स होते हैं. 2 सिग्मा में मतलब -2 सिग्मा 2 + 2 सिग्मा, यहां से यहां तक ये कितना डेटा होता है? तो 95% डेटा होता है. और 3 सिग्मा में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होता है? तो 99.7% होता है. उसके जो बाहर होते हैं वो आउटलायर्स होते हैं, ऐसा माना जाता है. ये आउटलायर्स होंगे उसके बाद में. 99.7% फॉल्स विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस. ये आपको याद करनी है ये फिगर और ये नंबर्स भी.
इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्सटी एट, 95, 99, मीन मोड मीडियन सेम है। ठीक है, इसमें कुछ और दिख नहीं रहा है मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर एग्जैक्टली देखा जाए, इसलिए वो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशंस वगैरह की हम सब कुछ कवर करेंगे। सिक्स सिग्मा, राइट? तो ये सिक्स सिग्मा में आता है। 34% 68, हमने कितना बोला था? 68% बोला था 68 एग्जैक्टली। बोला था 1 सिग्मा में। हाँ, कितना एग्जैक्ट बोला था 2 सिग्मा में? 34, फिर 95, फिर 99.7। 3 सिग्मा। हाउ टू यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? कलेक्ट मोर डेटा। जितना ज्यादा डेटा क्रिएट करोगे उतना हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलने के चांसेस है। हमने वो ट्राई किया था, राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट ज्यादा लोगे तो वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए मॉडल बनाने के लिए या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं। अप्लाई पावर ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स वगैरह, ये मेथड्स क्यूड है। तो फॉर क्यूड डेटा यू माइट चूज टू अप्लाई बॉक्स कॉक्स मेथड। मतलब ये अलग अलग मेथड्स है, हम वो मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है तो कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पावर ट्रांसफॉर्मेशन करके। वो आगे आने वाला है। अभी के लिए सिर्फ ग्राफ को हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये निगेटिव स्क्यूनेस पता है हमें। स्क्यूनेस यहाँ पे देखो, मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। -0.5 से लेके 0.5 के बीच में अगर स्क्यूनेस है तो आपका वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है। कर्टोसिस भी हमने कल ही देख लिया था, कर्टोसिस। बस इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। अब उसी की एक स्पेशल केस है हमारे पास, ये पढ़ लो चाहिए तो ये तीनों पढ़ लो। चलो आपके साइड से। ये तो वही आप जब बता रहे थे अभी। हाँ यही है, सेम ही है। इस ग्राफ को 2-3 बार पढ़ लो, मतलब देख लो कि 68, 95, 99.7 और ये 1 2 3 सिग्मा पॉजिटिव साइड पे, 1 2 3 सिग्मा नेगेटिव साइड पे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, चलिए अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो देखते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, बस वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, यहाँ पे एक ग्राफ में लिखा है, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अगर है आपका डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल ही होता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जब नॉर्मल होता है तो इस टाइप भी हो सकता है, राइट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं स्केल, ऐसी स्केल निकालू, एक स्केल ऐसी, और उस स्केल पर ऐसे कुछ नंबर्स लिख दूं, प्रॉफिट है हमारा, या फिर इंडियन हाइट है, ठीक है, हाइट 3.4 से शुरू है, फिर 3.5 से 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 ऐसा कुछ है। और अगर यहाँ पे डेंसिटी है उसकी, तो डेंसिटी अगर ग्राफ हम निकालना चाहेंगे तो कुछ इस टाइप होगा, राइट? थोड़ा सा यहाँ के बंदे थोड़े से कम होंगे, 7, 7.5, 8, 8.5, एक आध दूसरा बंदा होगा बस, बाकी मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स इस रीजन में होंगे। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो ये सारे बंदे है ही नहीं, मान के चलो यहाँ तक, यहाँ यहीं तक है, बट ये जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पे जो स्केल है वो अराउंड, उसका जो मीन है वो 5 के करीब है इंडियन लोगों की हाइट। अगर मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ये मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 है, तो हम इसी ग्राफ को हम अब बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिखा है देखो, म्यू इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी इन्होंने म्यू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 1 होता है। तो हम ये निकालते कैसे हैं? एक्चुअली अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? Understanding standardization in the context of statistics, every distribution can be standardized. Every distribution can be standardized. सब डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं एक फॉर्मूला यूज करके। ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको तो रट्टा लगा के आपको दिमाग में बिठाना है उसको। स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू वन with a mean of 0 and standard deviation 1. So normal distribution having mean 0 and standard deviation 1. तो उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं? z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जी स्कोर, उसी को जी स्कोर बोलते हैं, जी स्कोर या जेड स्कोर जो भी बोलो आप, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, वेयर x इज द डेटा एलिमेंट, x मतलब एक हर एक डेटा पॉइंट, म्यू इज द मीन, म्यू मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन z denotes to standardization, z is known as z score. With the help of z scores we can come to know that how far a value is from the mean. When you standardize the random variable, its mu becomes 0 and its standard deviation becomes 1. तो यहाँ पे एक, suppose we have a data set elements,
डेटा सेट एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए सारे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका 1 2 3 4 5 का। वी गॉट अ मीन, अब यहाँ पे मीन कितनी है कैलकुलेट करो। अब ये अगर इसी डेटा को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली स्टेप करनी पड़ेगी कि इसको इसकी मीन कैलकुलेट करो। तो इसकी मीन अगर कैलकुलेट की हमने तो हमें वो 3 मिलेगी, और वेरिएंस कैलकुलेट किया तो 1.49 मिलेगा, और उसी का स्टैंडर्ड फिर कैलकुलेट किया तो 1.22 मिलेगा। तो नाउ दिस इज normal distribution having mean 3 and standard deviation equal to 1.49. Now we will subtract the mean from every data point. x minus mu बोला है उन्होंने सिग्मा ऊपर, z equal to x minus mu divided by sigma। तो x माइनस म्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें हर एक डेटा पॉइंट इस टाइप मिलता है, म्यू से सिर्फ इसको माइनस करने के बाद। as 0 but variance and standard deviation is still 1.49 and 1.22 respectively। अब ये बन गया 0,1.49 1.4, बट हमें कैलकुलेट एक्चुअली हमें कन्वर्ट करना है 1 में इसको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 चाहिए तो। ये करने के बाद डेटा सेट जो नया बनेगा वो डेटा सेट कुछ इस तरह होगा, -1.6 माइनस 0.82 0 0.82 0 0.82 0 0.82 0.82 0 एंड 1.63। इसी का कन्वर्जन, इस ओरिजिनल डेटा सेट का कन्वर्जन हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किया है इस फॉर्मूला का यूज करके, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। और अगर ये प्लॉट किया हमने तो म्यू उसकी 0 होगी। अब यहाँ पे म्यू जो है वो 3 है, ये वाली ये 3 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में ये 3 है मीन, पहले 3 थी। अब अगर मीन, इसकी मीन कैलकुलेट करो आप, हमारा आज का सेशन खत्म होने के बाद इसको आप मैन्युअली कैलकुलेट करो, इन सब चीजों को देखो आंसर सेम आता है कि नहीं। अब ये बन गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जन, z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। And using the standardized normal distribution make inferences and predictions much easier। तो हमें अनबायसनेस नहीं रहता एक्चुअली डेटा में, अगर इस टाइप आप हमने कन्वर्ट किया। हम वो मशीन लर्निंग में और भी देखेंगे। डेटा पॉइंट, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन्होंने कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हैं हमें। रैंडम डॉट नॉर्मल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने एक तैयार किया जिसकी मीन 1.99 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.42 है, मतलब स्प्रेड उसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द स्प्रेड फ्रॉम द मीन, स्प्रेड ऑफ द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन वी कैन यूज for a standard normal distribution, we can use numpy.random.rand n. It will generate a curve with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1। यहाँ पे वही किया है 0 to, पर इसको कन्वर्ट नहीं किया एक्चुअली, इसी को मुझे इसी का कन्वर्जन चाहिए था मुझे। वहां पे दोनों अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने, वो नहीं चाहिए हमें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अब होता है। पीएमएफ होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए
किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया था ये। बस हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये देखना है। यहाँ पे अरेंज किया है उन्होंने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जेड टेस्ट में चले गए, उसका फ्यूचर में यूज है वो जेड टेस्ट वगैरह। ये क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हम सिमिलर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, उसी को जी स्कोर बोलते हैं ना हम। इसलिए वो फॉर्मूला आपको याद ही करना है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, दैट्स इट। सब जगह यही दिया है, बिलो आर द रिजल्ट्स ऑफ यू एंड योर क्लासमेट्स, ठीक है। मीन इतनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने निकाला 19, उस फॉर्मूले में रखा और हर एक डेटा पॉइंट कैलकुलेट किया उन्होंने, जी स्कोर कैलकुलेट किया। जी स्कोर फॉर ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स, मतलब कि यही डेटा पॉइंट्स है जो हमारे पास, ये ऊपर वाले डेटा पॉइंट्स है उन्हीं का जी स्कोर कैलकुलेट किया है। मतलब इस एक का कैलकुलेट किया है जी स्कोर, और इसका आया 1.6। फिर और एक है हमारे पास, उसका जी स्कोर कैलकुलेट किया, वो आया 0.82। हर किसी का जी स्कोर हम कैलकुलेट करते गए। और अब इसको अगर इसको प्लॉट करना है हमें, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा उसका, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, ये क्लियर है सबको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये इसी फॉर्मूला का यूज करना है आपको। क्लियर? यस सर। बाकी लोग, स्वप्निल, आशा, वेद, कहाँ गए तीनों लोग? स्वप्निल, आशा और वेद। सेशन लगा के छोड़ दिया तीनों ने। मुझे बीच बीच में क्वेश्चन मुझे लगता है पूछने चाहिए आप सभी को, ताकि और कोई सेशन सिर्फ लगा के इधर उधर घूम रहा है या फिर जो भी है वो पता चल जाएगा। आपको भी लगेगा क्या, अरे नहीं, बंदा बीच में कुछ भी सवाल पूछ लेता है, तो हमें सुनना ही है उसका। आलोक आलोक नहीं है आज? प्रकाश, विवेक, मोनिका, सुशांत। Yes, sir. आई एम देयर सर। गुड। ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गए आपको, राइट? नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, बर्नौली और बाइनोमियल।
जो यहाँ पे है, आप अगली नोटबुक में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन पता है आपको, तो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन पता है, ये भी रिपीट नहीं करूंगा। ये कौन सा प्रॉब्लम है? फंक्शन कंप्यूटर ठीक है। ये जी स्कोर वाले प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हम कवर करेंगे। ये हाइपोथेसिस में फिर से आएगा। बर्नौली बर्नौली भी देख लिया हमने। बर्नौली में सिर्फ दो ही होते हैं ट्रायल, दो ही एक्चुअली ग्राफ्स होते हैं, 0 का और 1 का, क्योंकि ये एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए है। बाकी थियरी आप पढ़ सकते हो। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पॉइजन, सॉरी यूनिफॉर्म पॉइजन सेंट्रल लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में इसका। व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या बचा है? 11 डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे है? नॉर्मल कर दिया, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे आज अभी 5-10 मिनट में, जो कि एकदम सिंपल सिंपल है। इंपॉर्टेंट तो हमने कवर कर दिए, और कुछ जो है बचे हुए वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बर्नौली हमने किया है ऑलरेडी। बर्नौली के बाद यूनिफॉर्म आता है। यूनिफॉर्म आपको पता है एक्चुअली, ये यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म पॉइजन, पॉइजन पॉइजन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल, उसके बाद सेंट्रल लिमिट है। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो। ओके। और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहने दे, तुड़वा लो। टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़े थोड़े चेंजेस है सिर्फ यहाँ पे। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, बस वो शॉर्टर होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, बट इज शॉर्टर एंड हैज फैटर टेल्स। तो इसका यूज कहाँ होता है? जब सैंपल साइज छोटी होती है। व्हेन वी हैव सैंपल साइज आर स्मॉल। लेस देन 30 रहता है सर सैंपल साइज, राइट? स्मॉल, तो लेस देन 30 बोल सकते हैं हम उसको। ये हाइपोथेसिस में देखेंगे और डिटेल में। हाँ बराबर है। बट इसी को अगर 30 से ज्यादा है तो यही कन्वर्ट होता है नॉर्मल में। इसी उसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर साइज 30 से ज्यादा है, 30 सैंपल से, तो उसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखो और एक लिखा है इंटरेस्टिंग, एक्स इक्वल्स टू जेड सिग्मा प्लस म्यू। एक्स इक्वल्स टू जेड। अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है अगेन, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है इस फॉर्मूले को। टी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, राइट? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन
देखो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर देन 30 से कम सैंपल है तो ऐसा दिखेगा वो। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू 30 तो ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा वो। क्लोज टू 30 या 30 से ज्यादा है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस इतना ही है डिफरेंस नॉर्मल में और टी डिस्ट्रीब्यूशन में। द सैंपल साइज 30 और लेस देन 30, तो ये हो गया आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है। गामा क्या होता है? ऐसे दिखता है गामा, ये तो ऐसे दिखेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। गामा ऐसे दिखेगा कुछ पॉजिटिवली स्क्यूड। gamma gamma distribution is used to predict the wait time until future event occurs। ये यूज कब होता है कि टू प्रेडिक्ट the wait time until a future event occurs। तो ये 0 पॉइंट होता है उसका, ये जो शुरुआत होती है ये 0 से होती है। और ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इसी को हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नाम अलग अलग है, बाकी आपको ये याद रखना है, अगर रखना है तो, नहीं तो छोड़ दो, इतने डिटेल में जाना जरूरी है नहीं। और जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने काफी डिटेल में कवर किया। उसके बाद काय स्क्वायर्ड आता है, काय स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी कुछ इस तरह ही दिखता है, पॉजिटिवली स्क्यूड ही होता है वो। तो ये एक्चुअली गामा डिस्ट्रीब्यूशन की ही केस, गामा डिस्ट्रीब्यूशन की पर्टिकुलर केस है ये। काय स्क्वायर्ड के बारे में, काय स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ये स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या रहे हैं, हमें सिर्फ नॉर्मल चाहिए उसका आंसर। नॉर्मल पी वैल्यू वगैरह नहीं पाएंगे, सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये यहाँ इस टाइप होता है वो। ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, बट इसकी भी अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे, ये काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कवर करने वाले हैं वहां पे। तो ये एक्चुअली गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप है। वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पैरामीटर होता है, उसको अगर कम या ज्यादा किया जाए, जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम दी जाए उतना वो ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है ये ग्राफ। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है क्या नहीं, हम अगले लेक्चर में शायद देखेंगे उसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली काय स्क्वायर्ड में होता क्या है। काय स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसे है, तो मोर और लेस वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक प्रकार है।
और सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का। वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, यहाँ पे होता है। अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिग्री ऑफ फ्रीडम असाइन करते हैं हम, तो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन और chi स्क्वायर। गामा नहीं पढ़ने वाले हम, गामा का इतना एक लाइन सफिशिएंट है, ये कोई नहीं पूछेगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा हमारे डेटा साइंस में गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। करना तो सिंपल चीज है, ये भी आपको पता चल गई है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने से पहले। होप कि आप मार्केट बास्केट एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। विवेक ने काम शुरू किया है, और किसी ने? और आज से करूंगा, अजय? आज से करूंगा मैं। चलो ठीक है, ठीक है। बाकी लोग, वेद, प्रकाश, मोनिका, सुशांत? सर मैं भी आज से करूंगा। ठीक है, आप डेटा सेट ढूंढो, इम्प्लीमेंट करो, और आपको समझ के इम्प्लीमेंट करना है। एल्गोरिदम कैसे वर्क हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा, बट रिजल्ट क्या आ रहा है वो तो 100% समझ में आ जाएगा। वो करना है, क्योंकि आप जब हम मशीन लर्निंग शुरुआत करेंगे तब आपको जो भी अभी नहीं समझा था वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उस समय। काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग है, पहले तो हम देखेंगे, पहले तो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद सीखेंगे आप ये एल्गोरिथम्स। ये प्रोजेक्ट कुछ उस टाइप है आपके लिए, काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो आप पहले तो बनाओगे, फिर देखोगे कि ये कैसे वर्क होता है, बाद में हम वो देख लेंगे। और बीच में एक दो टॉपिक्स हम लेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके आने हैं। दो लोगों को 2 टास्क दिए जाएंगे इस वीक, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट। फिर अगले सैटरडे हम ये जो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है वो कवर करके फिर बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा डेटा साइंस, जिसका हम काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो शुरू हुआ। उसमें भी लीनियर रिग्रेशन से शुरू करेंगे, जो कि कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, जैसे सैलरी है, हाइट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, उसको अगर प्रिडिक्ट करना है तो उसको प्रिडिक्ट कर। अगर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स पता है आपको कि क्लासिफाई करते हो, डॉग कैट क्लासिफिकेशन हो गया। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज है, वर्सिकलर, सिटोसा, ये आपने देखा था पहले, वो क्लासिफिकेशन टास्क है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम तो उसके बाद होंगे, पहले हम रिग्रेशन समझेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, वो कवर करेंगे। ये तीनों कवर होने के बाद फिर डीप लर्निंग शुरू होगा। डीप लर्निंग में कुछ मॉडल्स है, CNN है, RNN, DNN, ANN, ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसका डिप्लॉयमेंट देखेंगे।
डॉकर से मैं बताऊंगा आपको डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, और एलएलएम भी बताऊंगा। एलएलएम ऑप्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे T5 फ्लैन है, ब्लिप2 है, इमेज कैप्शनिंग के लिए वो कैसे डिप्लॉय होते हैं। काफी एडवांस तक चले जाएंगे हम इस बार। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम अगले सैटरडे सुबह 10 बजे। थैंक यू गाइस, बाय। Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. थैंक यू। Yes, sir.